ये हमारा बायोमैकेनिक्स है। बायोमैकेनिक्स में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है। और इसमें तो खैर हमने पढ़ी ये वाला कंटेंट, ये चीज़ें इसमें से देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमारा फॉर्म ऑफ मोशन है, लीनियर, एंगुलर। फिर उसका जनरल मोशन है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन मूवमेंट है। इसके बाद काइनेटिक कंसेप्ट ऑफ एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन है। इसमें हम लीनियर काइनेटिक्स, इनर्शिया, मास, फोर्स, न्यूटन लॉ और मोशन, फ्रिक्शन, इम्पल्स, कंजर्वेशन, मोमेंटम, इम्पैक्ट, प्रेशर वर्क पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम एंगुलर काइनेटिक्स के अंदर फिर एसेंट्रिक फोर्स, मूवमेंट, रिजल्ट मूवमेंट, इक्विलिब्रियम, इनके स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसमें जो चीज़ छूट जाए वो एंड पे याद करना, फिर ऐसे कुछ रह जाता है। पहले इसका पढ़ देख, इसका स्क्रीनशॉट है। जो चीज़ मिस हो जाए वो बता दिया करें, तो उसको कवर करने के बाद इसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स बेसिकली क्या है? बायो लाइफ को बोलते हैं, मींस लाइफ। मैकेनिक्स स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस का जो बॉडी लाइफ पर इफेक्ट है उसको बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। ये टर्म्स जो है 1917 के अंदर अडॉप्ट की गई। और इसमें क्या है कि tools of biomechanics are involved to analyze the action of forces on anatomical and functional aspects of living organism। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो एनाटॉमिकल या फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, मतलब उस पर फोर्सेस किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, फोर्सेस किस तरीके से एक्शंस देती हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है, कैसे इम्पैक्ट करती हैं, किस तरीके से इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा इसमें बायोमैकेनिक्स की स्टडी चल रही है। दो तरह से है इसमें, स्टैटिक्स मायने मैकेनिक्स है, दूसरा डायनामिक है। स्टैटिक्स में हमेशा वो होता है जो मतलब रेस्ट ऑफ मोशन हो, मतलब मूवमेंट के विदाउट मूवमेंट है, ठीक है, नो मोशन हो, कोई मोशन ना हो, वो स्टैटिक होती है। उस सूरत में जो हम इसका एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्टैटिक है। ये एक खास मतलब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर है। static mechanics is study of system that are in a state of constant motion, मतलब सेम एक constant motion है, that is either at rest, मतलब कोई motion नहीं है, या फिर moving with a constant velocity, मतलब एक same speed के साथ, वो static में आएगा, मतलब उसमें change नहीं आ रहा। जहाँ change आएगा वो dynamic में आ जाएगा, ठीक है। इसमें है velocity, इसमें with a constant velocity, velocity basically होता क्या है? velocity हमारा rate of change of its position विद रिस्पेक्ट टू द मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम कहते हैं कि सिंपल अगर देखा जाए तो वेलोसिटी हम पढ़ते हैं, हम मैट्रिक में पढ़ते हैं, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज है उसके अंदर, तो वो वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा मतलब चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या किसी भी चीज़ का चेंज ऑफ पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और वेलोसिटी क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज होता है, वो वेलोसिटी होता है। इसके बाद डायनामिक मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ सिस्टम इन विच एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। एक्सेलरेशन जिस के अंदर प्रेजेंट हो वो डायनामिक मैकेनिक्स में आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। काइनेमेटिक्स और फिर इसके बाद है काइनेटिक्स, दोनों में डिफरेंस है। इसमें यह है कि इसमें जब काइनेमेटिक्स वो होते हैं जब किसी भी हम फोर्स को देख रहे हैं, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसकी हरकत को देख रहे हैं किसी भी आउटर साइड से, मतलब विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस, मतलब
फोर्सेस जो इस पे इफेक्ट हो रही है उसके उससे हट के देख रहे हैं, ठीक है। विच कॉज द मोशन, जो जिन फोर्सेस की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो मोशन हो रही है उससे हट के हम देख रहे हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ साइज, किस तरीके उसमें स्टडी उसके साइज पे, सीक्वेंसिंग पे और टाइम ऑफ मूवमेंट, मतलब वो क्या उसका साइज है, उसकी सीक्वेंस क्या है, उसका जो मूवमेंट का टाइम क्या है, वो क्या है। तो इसमें क्या देखें, विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस, उन फोर्सेस को नहीं देख रहे होते हैं जो जिसकी बिना पे वो जो है वो मोशन हो रही होती है। और काइनेटिक में क्या होता है, काइनेटिक में हम उन फोर्सेस को देखते हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू द फोर्सेस, मतलब उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं विच कॉज द मोशन, जिनकी वजह से वो हरकत हुई है, ठीक है, वो मोशन हुई है, वो मूवमेंट हुई है। सिंपल से अगर इसको लिखें तो हम कह सकते हैं काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की स्टडी एसोसिएट विद मोशन, मतलब मोशन हरकत के साथ, मूवमेंट के साथ जो भी एसोसिएट कर रही हैं वो फोर्सेस को अगर एसोसिएट किया जाए तो वो काइनेटिक्स। इसके बाद जी रिसर्चेस इन बायोमैकेनिक्स किस तरीके से है, ये जस्ट एक उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वो एस्ट्रोनट्स जो होते हैं वो कौन से मतलब जो कि एस्ट्रोनट वो होते हैं जो उधर जाते हैं, स्पेस के अंदर जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो कुछ दिन के लिए जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो उनके मसल ट्रॉफी हो जाती है। मसल ट्रॉफी क्या होती है, मसल ट्रॉफी होता है मसल का लॉस हो जाना, वेस्ट मसल होना या लूज मसल करना, इसको मसल ट्रॉफी कहते हैं। Cardiovascular immune system changes and reduced bone density, mineralization and strength, especially in lower extremities, मतलब इन सब के अंदर चेंज आ जाता है, इनको प्रॉब्लम आता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज कौन थे, जो हिप से हमारे नीचे वाला हिस्सा है ना, फ्लो तक का, वो सारा क्या लगता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में आता है। द यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का ये एब्रीवेशन है, नासा आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुना होगा, तो उसकी ये एब्रीवेशन है। तो इंटरनेट वो नेशनल एरोनॉटिक्स and Space Administration conducted a research to determine the effect of gravity on the human musculoskeletal system, मतलब वो उन्होंने रिसर्च किया है कि किस तरीके से बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं ये जो हमारा ग्रेविटी है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी फिजिक्स का पार्ट है, बायोमैकेनिक्स का पार्ट है, किस तरीके से ग्रेविटी इफेक्ट करती है इन पर, जब इसीलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ना होने की वजह से, उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम होती है, मतलब जब वो वापस आते हैं तो ये इशू आए हुए होते हैं उनको। द इशू ऑफ उनकी जो रिसर्च थी वो क्या थी, इशू ऑफ बोन लॉस इज फैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आता है लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट की वजह से। बोन लॉस अ रेट ऑफ अबाउट 1% पर मंथ, मतलब 1% जो है वो बोन लॉस कर जाती है पर मंथ के अकॉर्डिंग। और लिम्बर स्पाइन जो है वो 1.5% हमारा जो है वो बॉडी के जो स्पेस पे जाते हैं पर मंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, ये क्यों होता है, मतलब बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, अपीयर टू बी रिस्पॉन्सिबल, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बायोमैकेनिक्स रिसर्च, अच्छा ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। Biomechanics have designed and built a number of exercise devices for use in space to take the plane, मतलब उन्होंने ये इस तरीके से वो उसको बनाया, काफी बनाई है ताकि बॉन्ड जो है वो नॉर्मल रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं कुछ भी, जो इफेक्ट हो रहे हैं ग्रेविटेशनल को ग्रेविटी की वजह से वो होते हैं, और उसकी वजह से वो कोई भी उनकी रिसर्च अभी तक ऐसी रिसर्चेस कामयाब नहीं। सम रिसर्चेस हैव फोकस ऑन द डिजाइन ट्रेडमिल्स, उन्होंने ट्रेडमिल्स को डिजाइन किया है डिफरेंट स्पेस में जाके वो उस तरीके से वर्क करें, वहां पर मतलब जो है वो बोन जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उनका जो है लोड जो है वो कम हो इस तरीके से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया इसमें। they cause change deformation strain rates that are optimal for stimulating newborn growth। इसको देख लीजिए सर। और बायोमैकेनिक्स के आगे चार तरीके से हैं, क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स है, ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स है, बायोमेडिकल बायोमैकेनिक्स है, और हमने जो पढ़ना है वो हमारे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है।
ये क्लिनिकल क्या है ये? इम्प्रूव्ड गेट अमंग चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी, मतलब किसी सेरिब्रल, ये बच्चों के अंदर जो है वो डिजीज होती है, वो इसमें सेरिब्रल पाल्सी जो होती है वो, मतलब ये जो एबिलिटी, जो मूव करने की एबिलिटी होती है और बैलेंस कायम करने की एबिलिटी, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वजह से मतलब ये जस्ट उन्होंने बताया हुआ है, सर्जिकल लेंथनिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग टेंडन टू इम्प्रूव नी एक्सटेंशन, इसके अंदर भी इस तरीके से वर्क करते हैं। ऑक्यूपेशनल मतलब जो भी काम पे वगैरह होते हैं, उनकी वर्क कंडीशन किस तरीके से, एनवायरनमेंट किस तरीके से है, उनके रिलेटेड जो इंजरीज हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं, बायोमैकेनिक्स के थ्रू उस पर वर्क किया जाता है। हैंडलिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स विच कॉज लो बैक पेन, जिस तरह मजदूर लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, मतलब उनके लिए स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, जिस तरीके का एग्जाम्पल एरोडायनामिक हेलमेट। एरोडायनामिक हेलमेट कौन से होते हैं? एरोडायनामिक हेलमेट वो होते हैं जो कि हमारे जो विंड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये खास मतलब बायोमैकेनिक्स की ही वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि वो ऐसे हेलमेट जो है वो बनाए जाते हैं अब। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्लॉथिंग, साइकिल डिज़ाइन यूज्ड इन कम्पिटिटिव साइकिलिंग, मतलब इन सब में ये चीज़ें यूज होती हैं, किसकी बदौलत है? स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की। और सर ये वो सॉरी सर, ये जो हेलमेट्स हैं इनके बारे में दोबारा बता दें, क्या इनसे क्या होता है? ये एयर रेजिस्टेंस कम होती है, रिड्यूस करते हैं उसको। ठीक है। अल्ट्रा स्मूथ, इसके अलावा सब इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें बायोमैकेनिक्स की बदौलत हैं। अल्ट्रा स्मूथ सूट्स वर्न इन अदर कम्पिटिटिव स्पीड रिलेटेड इवेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो हम पहनते हैं बिल्कुल टाइट जो होते हैं, लाइक स्विमिंग में जो पहनते हैं, स्केटिंग में पहनते हैं, स्कीइंग में पहनते हैं, तो सारे के सारे जो है वो इसकी बायोमैकेनिक्स जो है उन्होंने डेवलप किया इन चीज़ों। इसके बाद क्लैप स्कैट्स है। क्लैप स्कैट्स वो होते हैं, इसको क्लैप स्कैट्स को अगर हम क्लैपर स्कैट्स भी कहते हैं, क्लैप स्कैट्स भी कहते हैं सी से, और स्लैप स्कैट्स भी कहते हैं, और भी दो तीन नाम है इसके। तो ये बेसिकली ये होते हैं कि आइस के स्केट करने के लिए ना यूज होते हैं। तो इसमें ये वो स्पीड को स्केट करते हैं, स्पीड को ज़्यादा जो है वो इन्हेंस करते हैं, ठीक है। और किस तरीके से करते हैं ये? नियर द टोज, मतलब टोज के पास होता है, विच अलाउ as plantar flexion। plantar flexion क्या होता है? at ankle during push off, जब एंकल का मतलब उसको पुश ऑफ करते हैं एंकल से, तो फिर ये एज अ प्लेंटर फ्लेक्शन काम को, प्लेंटर फ्लेक्शन को बेहतर करने में देते हैं। प्लेंटर फ्लेक्शन क्या होता है? पढ़िए एनाटॉमी में टर्म, भूल गए? किसी ने नहीं बताना, मुझे पक्का है। सर प्लांटर फ्लेक्शन, हाँ जी, सर पाँव को ऊपर की तरफ मोड़ना, मतलब जो पाँव है ना उसकी जो ऊपर वाली चीज, जो मतलब ऊपर वाली स्किन होती है ना, उसका शाइन बोन की तरफ मोड़ने को प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। तो फिर डोर से क्या हुआ? डॉर्सी नीचे वाली साइड पे करने को बोलते हैं। डोरसी ऊपर वाली साइड पे होता है, प्लेंटर नीचे को होता है, क्या हो? ओह अच्छा, सॉरी सर, कुछ था ऐसे ही मुझे याद था। तो उलट ही कर दिया, फिर फायदा क्या? हम बात भी यहाँ कर रहे हैं, उसको पुश डाउन करना है, फिर भी डोरी, तो फिर भी अगर कर रहे हैं फिर भी कह रहे हैं प्लेंटर नीचे को होता है, डोरसी ऊपर को होता है। वो सर ना मैंने ना प्लांटर फ्लेक्शन वाला याद किया हुआ था ना, तो शायद वो जो स्टेटमेंट थी ना कि शाइन बोन की तरफ मुड़ने वाला, तो मुझे लगा कि प्लांटर फ्लेक्शन वाला वो, ये मैंने आगे तो ड्यूरिंग पुश ऑफ वाला तो देखा ही नहीं। सॉरी सर। Result in 5% higher skating velocities as compared to traditional, जो ट्रेडिशनल स्केट्स होते हैं उसकी बेहतर, उसके बजाय अगर क्लैप स्केट्स यूज करते हैं तो 5% उसकी हायर स्केटिंग वेलोसिटी होती है, मतलब वेलोसिटी में, उसकी स्केटिंग वेलोसिटी में 5% तक इंक्रीज हो जाती है। इस तरह अगर देखें, स्पोर्ट्स मैन के हैव आल्सो डायरेक्टेड एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग द बायोमैकेनिकल और टेक्निक कंपोनेंट ऑफ एथलीट परफॉर्मेंस। मेंटल एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उन पर इफेक्ट करते हैं, उनकी टेक्निकली देखा जाता है कि किस तरीके से, कहाँ से, फॉर एग्जांपल एक जो है वो थ्रोअर है,
जेवलिन थ्रो है, उसका एंगल अगर बेस्ट होगा, उसका एंगल बताया जाता है कि इस एंगल से फेंका जाएगा, वही जेवलिन उतनी ज्यादा दूर जाएगा। एंगल चेंज होगा, वही एंगल जो है उसकी लेंथ जो है उसका डिस्टेंस जो कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी थ्रो ले ले आप, उसमें इस तरह बॉलिंग में, इस तरह क्रिकेट में बॉलिंग में यूज होता है, हर चीज में मतलब जो है वो इस तरीके से डिफरेंट टेक्निकली जो है वो यूज हो रही है बायोमैकेनिक्स। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, मतलब उसके अंदर भी यूज होता है इस तरीके से, किस तरीके से कहाँ से कितने एंगल पे जंप लेना है और क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। हाई हॉरिजेंटली वेलोसिटी गोइंग इनटू टेक ऑफ, मतलब जब टेक ऑफ करना है तो कितनी मतलब हॉरिजेंटल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या चीज बता रही है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। A shortened last step that facilitates continued elevation of the body, जो लास्ट स्टेप होता है मतलब उसमें वो किस तरीके से बॉडी को एलिवेट करने में मतलब जो छोटा लास्ट स्टेप होगा वो किस तरीके से बॉडी को एलिवेट करने में यानी ऊपर उठाने में किस तरीके से हेल्प करता है। स्टडी ऑफ बेसबॉल पिचेस हैज डिटरमाइंड दैट हाई वेलोसिटी पिचर डिस्प्ले, मतलब वो सारा ये उसके रिलेटेड है। ग्रेटर एक्सटर्नल रोटेशन एट द शोल्डर, मतलब किस तरीके से होनी चाहिए, एक्सटर्नल जो उसकी रोटेशन है शोल्डर की ज़्यादा होनी चाहिए। मोर फॉरवर्ड ट्रंक टिल्ट बॉल रिलीज, जब हमारे ट्रंक बॉडी का कौन सा ट्रंक कौन सा होता है, ट्रंक कौन सा होता है, अभी तक कपड़े रखे हुए वही होता है, नहीं पता। ट्रंक होता है हमारी बॉडी का जो ये चेस्ट और एब्डोमिनल पार्ट है ना, ये अपर और बैक साइड से, ये वाला हिप से ऊपर गर्दन से नीचे, ये वाला ट्रंक पार्ट पोर्शन होता है बॉडी का, ठीक है। अच्छा वो मतलब जो है वो आगे की तरफ मूव करना चाहिए जब बॉल रिलीज करते हैं। हायर एक्सटेंशन एंगुलर वेलोसिटी एट द लीड नी, जब मतलब उसकी तरफ जो है वो एक्सटेंशन होनी चाहिए जो हमारा वेलोसिटी उस हिसाब से, एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पे जो नी साइड पे लीड जो अगला पाँव है उसके ऊपर जब हमारा जाएगा स्ट्रेस जाएगा तो एक्सटेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पेल्विक एंड अपर टॉर्सो देन लोअर वेलोसिटी पिचर, मतलब लोअर उसे जो है वो अपर टॉर्सो जो होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद मतलब उससे गेम्स के बारे में बताया हुआ है। मैकेनिकल डिस्कस थ्रो, किस तरीके से डिस्कस थ्रो में किस तरीके से अगर बेहतर होगा। फ्लाइट ऑफ द डिस्कस, मतलब किस कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी उसको मैक्सिमम स्पीड उसको लेके जाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा थ्रो का डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्कस थ्रो होती है ये वाली जो थाली फेंकते हैं। स्पीड ऑफ थ्रो डिस्कस व्हेन इट रिलीज बाय द थ्रोअर, इसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड है कि उसने कितनी स्पीड से फेंका है जब उसने थ्रोअर ने उसको रिलीज किया है। प्रोजेक्शन एंगल, जब जिस एंगल उसने कौन से एंगल पे फेंका, 30 पे, 45 पे, 46 पे, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। कौन से डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, इन चारों का मतलब ना कौन से एंगल पर जो है वो इसको पुट करना चाहिए, प्रोजेक्शन एंगल इसका क्या होगा, ये चारों का कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। द हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब एट विच द डिस्कस इज रिलीज, मतलब कहाँ पर उसकी हाइट क्या है ग्राउंड जहाँ रिलीज किया। द एंगल ऑफ अटैक, द ओरिएंटेशन ऑफ डिस्कस रिलेटिव टू द प्रिवेलिंग एयरक्राफ्ट। ओके, ये था जी एक अल्फ्रेड हॉलेटर, इसने चार, ये वाहिद पर्सन है जिसने 4 बार ना डिस्कस थ्रो में ओलंपिक्स कंटिन्यूसली हासिल कंटिन्यूसली जीता है। 56 में, 96 में, 1964 में, 1968 में, ये वाहिद एथलीट है, ठीक है। 4 गोल्ड मेडल इंडिविजुअल इवेंट, सेम इंडिविजुअल इवेंट में और कंसेक्टिव, इस बंदे का ये एजाज है, ठीक है। इसको नाम याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डर सक्सेस वाज द रिजल्ट ऑफ इनहेंस टेक्निक फॉलोइंग बायोमैकेनिक्स, मतलब जो भी उसको बायोमैकेनिकली उसने जो टेक्निक्स थी उसको फॉलो अप किया, इस वजह से उसका रिजल्ट सेम है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक कंसर्न टू मिनिमाइज स्पोर्ट्स इंजरीज थ्रू फॉलोइंग, मतलब इसका मकसद क्या है कि स्पोर्ट्स इंजरीज को कम किया जाए, मैक्सिमम जितना पॉसिबल है कम किया जा सके। पहले नंबर पर डेंजरस, उसके आइडेंटिफाइंग डेंजरस प्रैक्टिसेस, मतलब जो डेंजरस प्रैक्टिसेस करते हैं लोग उनसे बचा जाए, उनको चेक करके उनसे अवॉइड किया जाए।
दूसरे नंबर पे डिजाइनिंग सेफ इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट्स को सेफ बनाया जाए और सेफ इक्विपमेंट को यूज किया जाए। And recreational runners research shows that the most serious risks factors of overuse injuries are training errors। मतलब जो overuse injuries अक्सर होती हैं हर प्लेयर्स के साथ, हर गेम के अंदर होती हैं, खासकर पाकिस्तानी प्लेयर्स तो अक्सर आपको पता इंजर्ड ही रहते हैं। इनके साथ सब जो सबसे बड़ी वजह होती है इसमें होता है इनके ट्रेनिंग एरर्स होते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग सही नहीं होती, मतलब एंगल्स का डिफरेंस होता है इस तरीके से, और डिफरेंट इशू मतलब बायोमैकेनिकली फॉल्ट होता है। A sudden increase in running distance और इंटेंसिटी, जाहिर बात है अचानक से उसको आप किसी के रेसर को एथलीट को कह देंगे कि आप अचानक से इससे इतनी रेस बढ़ा दें और इसकी शिद्दत भी बढ़ा दें, इंटेंसिटी मतलब उसमें इजाफा कर दें, तो फिर जाहिर बात है उसको प्रॉब्लम तो आएगी ना। एक्सेस माइलेज एंड रनिंग ऑन कैम्बर्ड सरफेस, कैम्बर्ड सरफेस होती है जो मतलब फ्लैट ना हो वो वाली होती है इस तरह की। Okay, protective helmet ensure reliable protection, do not overly restrict। Okay, इसके बाद आ जाता है हमारी मोशन। मोशन क्या होती है, हमारे टाइप ऑफ मोशन है, इसमें हम दो मोशंस पढ़ेंगे, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। हमारे मोशन होती क्या है, मोशन है अ मूवमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम मतलब फोर्स, ठीक है, मतलब कोई भी मूवमेंट जो कि फोर्स की वजह से होती है उसको हम मोशन कहते हैं। दो मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे, ह्यूमन टाइप्स ऑफ मोशन। ह्यूमन मूवमेंट मोशन कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर वो होती हैं जो कि एक स्ट्रेट में की जाती है या कर्व में की जाती है। एंगुलर वो होती हैं जिसमें जो कि मतलब ना एक सर्कल टाइप में की जाए। अभी इसको हम देख लेते हैं। लीनियर मोशन और इसको ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट अलोंग अ लाइन विच मे ईदर स्ट्रेट और कर्व्ड and where all body parts are moving in the same direction at the same speed। मतलब लीनियर मोशन वो मोशन है या ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन है जिसके अंदर बॉडी जो है वो एक साइड पर जा रही है, एक लाइन पर जा रही है। वो लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है या स्ट्रेट भी हो सकती है, दोनों सूरतों में मतलब। लेकिन इसमें तमाम बॉडी पार्ट्स एक ही साइड पे मूव करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर जो है एक स्पीड के साथ मूव करेंगे। मतलब चेंज नहीं आएगा, स्पीड में चेंज नहीं होगा। बॉडी पार्ट सबके मतलब सारे के सारे एक ही साइड में जाएंगे और डायरेक्शन सेम होगा। इसके आगे फिर दो टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर वो थे जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करें, ठीक है। जिस तरह से एथलीट्स हैं जो सामने भागते हैं, मतलब अगर 100 मीटर के एथलीट्स हैं। और कर्वीलिनियर में अगर देखा जाए तो 200 मीटर, मतलब उसमें कर्व पे भी भागना पड़ता है, ठीक है। तो जो कर्व लाइन पर भागते हैं, कर्व लाइन पर, उसको कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं, और जो सीधी लाइन पर भागते हैं उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। Angular motion involves movement around an axis। एंगुलर मूवमेंट होते हैं मतलब उसने एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करना होता है, ठीक है, जो कि इधर इमेजिनरी और रियल, मतलब वो एक्सिस उसका इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। मतलब एक पॉइंट दिया गया उसके गिर्द उसको घूम रहा है, या उसने खुद से एज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया उस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, मतलब सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आपके क्या कर रहे हैं, एक सेम एंगल के साथ उस सेम मरकज जो कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इमेजिनरी है या रियल है, उसके अराउंड जो है वो उसने मूव करना होता है। तो उस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये एंगुलर मोशन। ये देखिए रेक्टिलिनियर किस तरीके से एक सेम स्ट्रेट में मूव कर रहे हैं, ये सेम तमाम बॉडी पार्ट्स सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन की पार्ट है, टाइप है। और कर्वीलिनियर में ये देखें यहाँ से किस तरीके से यहाँ पे आया, वो बंदा इसने जंप किया, इस तरह सेम एक स्पीड से कर्व की सूरत में उसने नीचे जंप किया, ठीक है। एक कर्व है, एक कर्व के अकॉर्डिंग मतलब जंप किया है, वो एक कर्व की सूरत में यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये कौन सा आएगा, कर्वीलिनियर। और फिर इसमें एंगुलर मोशन ये इस तरीके से होता है। समरसॉल्ट, आप लोगों ने समरसॉल्ट क्या होता है, वो खड़े होके उसको क्या कहना उल्टा बैकअप जंप करना होता है इस तरीके से। ये जो किसकी मिसाल है, एंगुलर जंप की। और इसके अलावा हाई बार स्विंग, मतलब इसमें स्विंग करते हैं इस तरीके से, ये साइड को मूवमेंट है, ये वाली भी क्या है, एंगुलर मोशन है। मतलब जो एक एक्सिस के रिलेटेड, अगर आप बाजू को चारों साइडों पे घुमाएं तो एक एक्सिस के रिलेटेड घुमा रहे हैं तो एंगुलर मोशन होगा, ठीक है। और अगर हम उसको
एक स्ट्रेट में घुमाएं, साइड पे घुमाएं, साइड पे, तो वो क्या होगा, लीनियर में आएगा या कर्व लीनियर में आएगा। इसके बाद जी लीनियर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स मैंने आपको बताया कि कंसर्न विद द, ये नीचे फिर से लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लें, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ सब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ टू द फोर्सेस, ठीक है। और काइनेटिक्स में क्या था कि विद रेफरेंस ऑफ द फोर्सेस है, और काइनेमेटिक्स में क्या है, विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्सेस है। इस चीज को माइंड में रखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर अब हम देखें, लीनियर काइनेमेटिक्स इज कंसर्न विद द क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडीज। मतलब इन चीजों के साथ अगर हम इसको रिलेट करेंगे, किस तरीके से वो क्वांटिटीज के साथ जो है वो रिलेट करता है काइनेमेटिक्स जो है, किसके साथ, क्वांटिटीज के साथ रिलेट करता है, जो कि हमारी बॉडी की मोशंस को डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? मतलब डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि कोई भी लेंथ, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ है उसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, ठीक है। कोई पॉइंट्स का होना तो जरूरी है ना, जारी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर है, अब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, अब उसके दरमियान में जो चीज जो है उसको क्या कहेंगे हम कि ये डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस ये भी कह सकते हैं कि कौन सी चीज, मतलब कहाँ पर है, कितने फासले पर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो भी है वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बात की थी अभी हमने, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट है क्या, कौन बताएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। सारे सुनो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके जी, इसके बाद आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड की क्या होती है, क्या है, साइंस स्पीड क्या होती है? स्पीड का भी नहीं पता तो सार गया। रफ्तार सर। सामने भी पता रफ्तार सर है क्या। मीनिंग तो आते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड मतलब हमारे जो किसी भी खास जो है वो टाइम में जितना फासला हम तय करते हैं वो हमारी स्पीड है, ठीक है। किसी भी टाइम में जो फासला डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया जाता है वो हम क्या कहेंगे कि वो स्पीड है। अंडरस्टैंड? इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वैसे पता होना चाहिए। स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, इतनी सी बात है। और इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? अभी मैंने बताया था, वेलोसिटी। बस ठीक है, सुने जाओ और कहाँ एक शाम से सुने जाओ, दूसरे से निकाले जाओ। वेलोसिटी मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर आने वाली चेंज को वेलोसिटी कहते हैं। जी। इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी के अंदर आने वाला जो चेंज है वी यूनिट टाइम में वो एक्सेलरेशन है। जी, किसी एक टाइम में, यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज आना जो है वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। डिस्टेंस क्या है? कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब बॉडी जो है वो कोई भी चेंज ऑफ पोजीशन, उसके जो चेंज ऑफ पोजीशन है बॉडी का किसी का, वो डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड क्या है? हमारा जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, मतलब किसी खास टाइम में स्पीड, इतना फासला तय किया जाता है।
वो है। फिर उसके बाद वेलोसिटी है, इन सब के यूनिट कल मैंने आप लोगों से पूछे। वेलोसिटी आपका जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ये सारे एक दूसरे से साथ अटैच है, ठीक है। दीज क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज स्केलर एंड वेक्टर। इसमें स्केलर और वेक्टर दोनों की जा सकती है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर कौन सी होती हैं? स्केलर हमेशा उसका मैग्नीट्यूड देखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका साइज देखा जाता है स्केलर के अंदर। और वेक्टर के अंदर उसकी डायरेक्शन भी देखी जाती है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड यानी साइज ओनली, ठीक है, सिर्फ साइज में या मैग्नीट्यूड देखा जाए। और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिसके अंदर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड यानी साइज और डायरेक्शन, उसके दोनों चीजें वॉल्यूम और डायरेक्शन दोनों देखे जाते हैं कि वो डायरेक्शन किस साइड पे है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। और जिनके अंदर सिर्फ साइज देखा जाए वो स्केलर क्वांटिटीज होंगी। स्पीड इज डिफाइंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। इज स्पीड अ वेक्टर और स्मॉलर क्वांटिटी? हाँ जी बताएं। स्पीड की डेफिनेशन देख ली। स्पीड डिफाइंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक खास टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना फासला तय किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये स्पीड है। बताएं जी, क्या मैंने सवाल पूछा है, वेक्टर है या क्वांटिटी, ये स्केलर है? सर स्पीड की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? सर डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना। स्केलर है। स्केलर है। एक तो होगी, दोनों बता रहे हैं, एक तो होगी ना। स्केलर किसने बोला? सर स्केलर किसने बोला? अच्छा इस तुक्का ही लगाना है। स्केलर किसने बोला है? स्केलर किसने बोला है? मैंने तो नहीं बोला। ये बताएं फिर, किस जिन्होंने बोला है बताएं क्यों है स्केलर? है स्केलर ही, लेकिन क्यों? सर इसकी पैमाइश को नापा जा सकता है। क्या मतलब? ये स्केलर इसलिए है कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, मतलब डायरेक्शन हम नहीं कह सकते। स्पीड मतलब आप जिसको साइड को जो स्पीड, इसमें जस्ट और जस्ट हमें सिर्फ मोशन की जरूरत है, ठीक है। इस मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, और हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है स्पीड की, ठीक है। तो डायरेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक आप इसमें इसको हम स्केलर वेक्टर नहीं कहेंगे। जब स्केल इसमें ये क्या है, ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, टाइम टेकन है, हमने कोई डायरेक्शन की बात हुई है इसमें? नहीं है। मतलब उसने जो टाइम उसने दिया है उसको कितने सेकंड में किया है। डिस्टेंस ट्रेवल किस में किया जाएगा, मीटर में, और इसको टाइम जो है वो सेकंड में ले जाएगा। इसका फार्मूला यूनिट, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इसको कैसे लिखते हैं, एम, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद ऊपर -1, ये स्पीड का यूनिट है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। फिर आप देखिए एग्जांपल, इफ एन एथलीट रन्स 14 माइल्स इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स, व्हाट इज द एथलीट्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इस तरीके से हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस उसने कितना किया, 14 माइल्स, कितनी देर में जी, 1 घंटा 15 मिनट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सेकंड्स में लेके जाएंगे, 1 घंटा 15 और को किस में लेके जाएंगे, सेकंड्स में लेके जाएंगे। अगर हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं उसी के अंदर, सेकंड्स के अंदर, अगर हम इसी के अंदर मेजर करना चाह रहे हैं माइल पर आवर के अंदर, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली यूनिट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको आवर्स में ले लेंगे और फिर साथ यानी माइल्स माइल्स में रहेंगे, और जो 1 घंटा 15 मिनट है इसको आवर्स में लिख लेंगे 1.25। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पे डिवाइड कर देंगे, ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 11.2 माइल पर आवर के हिसाब से वो बंदा जो वो रन रेस उसने की है, कंप्लीट की है। यानी उसने 1 घंटे के अंदर कितना कितना कंप्लीट किया है, 11.2 माइल, 2 माइल उसने जो है वो किया है, कवर किया है। अंडरस्टैंड। डिस्टेंस उसने टोटल कितना किया था, 14,
और कितनी देर में, एक घंटा 15 मिनट में। अब उसका यूनिट उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, माइल पर आवर, एमपीएच में कर रहे हैं, ठीक है, एमपीएच होता है माइल पर आवर। अब उसने ये 14, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे सिंपल डिस्टेंस को किस पर, आवर्स पर, टाइम पर, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बटा डिस्टेंस बाय डिवाइडेड बाय टाइम। तो उस पर डिवाइड किया हमने 14 को 1.25 पे डिवाइड किया तो 11.2 माइल जो है पर आवर, यानी एमपीएच उसकी स्पीड आ गई। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड बच्चों, समझ आई? जी सर। जी जी सिट। We can reward the previous example किस तरीके से है? If an athlete covered a displacement of 14 miles in a straight line, a northeast direction in a time of 1 hour 15 minutes, what would be the athlete's average velocity over the time period? हाँ जी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब यहाँ पर उन्होंने, अब ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। किस तरीके से? क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन दी है, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन दी है तो फिर ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब उसकी जो है अब उन्होंने क्या किया कि एथलीट कवर डिस्प्लेसमेंट 14 माइल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो उसने कवर किया है कितना, एक वो सेम टाइम है। इसी तरीके से वो मतलब उसको निकालेंगे, सेम रिजल्ट आ जाएगा। This vector quantity can be expressed graphically to scale by an arrow on a piece of paper or by mathematical representation. ये वेक्टर क्वांटिटी अब बन जाएगी क्योंकि इसमें क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। ये देखिए, स्टार्ट यहाँ से है, फिनिश यहाँ पे है, टाइम उसका यहाँ पर है। उसने वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बात हो चुकी है। क्यों? अब यह देखें, यही स्पीड जो है वो उसका क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है, किस साइड पे, नॉर्थ टू ईस्ट, यहाँ से नॉर्थ टू